स्पाइन सीधी, योग मुद्रा में हम लोग, उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर हम लोग प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयावारी पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। वह शक्ति हमें दो दयावारी सेवक बन संसार है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद शक्ति हमें दो पाखंड झूठ अन्याय से निष दिन जीवन हो प्रेम सुधा शक्ति हमें दो मान मर्यादा का प्रभु जान रहे भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। शक्ति हमें दो सेवा पर निज जीवन सफल बना जाए। हमारी क्लासेस में जितने उपस्थित हैं सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन की तरफ से ये क्लासेस चलाते हैं। हमारी संस्था एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। हम उनके 3 मनीषों की ऋणी हैं। वे हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन सब मनीषियों और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो चाहे वो शिक्षा चिकित्सा की, लेकिन वह हम आपके माध्यम से समाज में फैलाने के लिए, ताकि जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने, आपके माध्यम से इसको प्रस्तुत करते हैं और यह सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि जो आहुति उन लोगों ने शुरू किया था वो आहुति हम लोग अगर देंगे तो शायद हमारी ये विधा पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाएगी और लोगों का जनता का, रोगियों का कल्याण करेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे।
चाइनीज में जो मेरिडियन की बात हम लोग अभी कर रहे थे, चीनी दार्शनिकों ने ये माना, और ये दर्शन था, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से सिद्ध हो गया, जिसको डॉक्टर वॉल ने आगे सिद्ध किया। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह दर्शन मात्र दर्शन था और ये विचार शून्य था, या इसमें आधुनिक विज्ञान का कोई समावेश नहीं था, क्योंकि आधुनिक विज्ञान की भाषा में भी उन्होंने इसे सिद्ध कर दिया कि ये जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, जो हमारे मेरिडियन के बिंदु है, उन बिंदुओं में ऊर्जा, इनमें रेजिस्टेंस सबसे कम पाया गया, वही बिंदु थे। यानी उन बिंदुओं को उन्होंने स्थापित कर दिया कि शरीर में स्थापित है। इस दर्शन जो विचार उन्होंने कहा, जब उन्होंने 5 तत्वों की बात कही तो उनकी 6 ऊर्जाएं कही, और 6 ऊर्जाओं के बाद उन्होंने कहा उन्हीं ऊर्जाओं से, चूंकि इन यांग सिद्धांतों के आधार पर 2-2 ऑर्गन्स रखे गए थे, इसलिए इन्होंने 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं और 6 ऊर्जाएं के 12 ऑर्गन स्थापित कर दिए। और 12 ऑर्गन्स को उन्होंने कहा, 12 ऑर्गन्स की अपनी अपनी मेरिडियंस बता दिया गया। और हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि इन हर मेरिडियन, चूंकि कहा गया था कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक मेरिडियन में उन 5 तत्वों के प्रतिनिधि अवश्य होंगे। जैसे हम कहें कि अमेरिका में हमारा जो इंडियन एम्बेसी है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा हुआ है, तो वैसे ही हर मेरिडियन में 5 तत्वों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए जब कभी हम लोग मेरिडियन की बात करेंगे तो उनमें 5 तत्व प्रतिनिधि होंगे, यानी उसमें से एक तो उसी तत्व का प्रतिनिधि होगा और शेष 4 अन्य तत्वों के प्रतिनिधि होंगे। तो वही, और फिर हम लोगों ने शुरुआत के चैप्टर में कहा था कि शू पॉइंट्स माने क्या, शू SHU, ये शू पॉइंट्स को कहा गया कि वर्चुअली शू पॉइंट्स हैं जो ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम लोग कह रहे थे कि एनर्जी का है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द ट्रीटमेंट बाय एनर्जी, एंड दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी। जब हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा के लिए ये हमारा उपचार है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि 5 शू पॉइंट्स जो हमारे हैं, वो शू बने ट्रांसफर पॉइंट्स। हम उनके माध्यम से, क्योंकि हमने ये देखा था कि 5 तत्व आपस में संबंधित हैं। वो किसी का पिता है, कोई जनक है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी कंट्रोलर है। तो इस रूप में हम लोग देखा था कि वो एक दूसरे के सर्जक भी है और एक दूसरे के कंट्रोलर भी है। इसलिए उन सब का के माध्यम से ही, इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से ही हम ऊर्जा को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करते हैं, या एक ऑर्गन से उसी ऑर्गन के दूसरे इन और यांग के रूप में परिवर्तित करते हैं। इनकी वो अपनी ऊर्जाएं बताई गई और इनके अपने कलर्स बता दिए गए। तो यानी कोई ऊर्जा हम अगर देख ले कि ये ऊर्जा की कमी है, तो हम उस ऑर्गन तक पहुंच सकते हैं, और उस ऑर्गन से पहुंचने पर हमको उन तत्व का, 5 तत्व का ध्यान आ सकता है, और 5 तत्वों के आधार पर हम उसको ट्रांसफर की बात सोच सकते हैं। हम रंग जानते हैं तो हम रंगों को हम जानते हैं कि कौन सा रंग किसको बढ़ाता है और कौन सा रंग किसको घटाता है। जो कंट्रोलर ऑर्गन का रंग होगा वो उसको घटा देगा, तो कंट्रोलर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को एनर्जी घटा देगा। इसलिए अगर कंट्रोलर ऑर्गन को हम लोग उसके रंग को यूज करेंगे तो ऊर्जा घट जाएगी। तो इन सिद्धांतों के आधार पर ही पूरी ये बेसिक शुरू की गई। ऐसा नहीं कि केवल ये सिद्धांत बहुत है, लेकिन इनके माध्यम से शुरुआत की गई। 12 ऑर्गन्स का हम लोगों ने कहा, तो उनकी 12 मेरिडियन हो गए, क्योंकि हर ऑर्गन की एक मेरिडियन होगी, उसके हर ऑर्गन के साथ एक ऊर्जा प्रवाह पथ जुड़ा होगा, तो 12 मेरिडियन होगी। ऑर्गन्स हम लोग जानते हैं, केवल इसमें ऐसा है, ट्रिपल वार्मर ऐसा ऑर्गन है जो कंसेप्चुअली ऑर्गन है। कंसेप्शन माने विचार का है, विचार, कंसेप्शन माने वहां और मत लीजिए, कंसेप्शन का अर्थ हमारे यहाँ और भी है, लेकिन कंसेप्शन मीन्स कि हम विचार का है, हमारे विचार में है ट्रिपल वार्मर। ये कहीं शरीर में, मानव शरीर विज्ञान या कोई आधुनिक विज्ञान इसको मानता नहीं है। पेरिकार्डियम तो हमारा हार्ट का कवरिंग है, उसको हम लोग ऑर्गन मान सकते हैं, लेकिन ट्रिपल वार्मर इज ए कंसेप्ट ओनली। और ये कंसेप्ट क्या है कि हमारे शरीर के गर्मी को कायम रखने के लिए 3 भट्टियां हैं, एक ऊपर की भट्टी, एक मध्य की भट्टी और एक लोअर वार्मर। तो 3 वार्मर को हम लोगों ने कंसेप्ट कहा, इसीलिए उसको ट्रिपल वार्मर कहा गया। और जब ये ट्रिपल वार्मर को आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे तो ये ट्रिपल वार्मर एंडोक्राइन सिस्टम से मेल खा रहा है।
इस ट्रिपल वार्मर को एंडोक्राइन सिस्टम से मेल खाता है ये, और इसीलिए कभी कभी जब ट्रीटमेंट कर होता है तो ट्रिपल वार्मर का ट्रीटमेंट हमेशा एंडोक्राइन सिस्टम में होता है। और पेरिकार्डियम को हम लोगों ने माना है ये सर्कुलेशन मेरिडियन, जो हार्ट का जो रक्त का सर्कुलेशन कर रही है, चाहे रक्त का कर रही हो, चाहे वेंस में ले जाने वाले अशुद्ध रक्त का कर रही हो, तो इन सबके लिए, चाहे लिम्फ का कर रही हो, तो ये पेरिकार्डियम उसकी है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे इसको हम लोग, तो 12 मेरिडियंस में 5 हम लोगों ने कहा ना कि 5 शू पॉइंट होंगे, इनको शू पॉइंट कहा गया। इनको आप एलिमेंट पॉइंट कह सकते हैं, ये एलिमेंट ही तो पॉइंट है। शू पॉइंट इसलिए कहा गया कि उनको फंक्शन क्या है, वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन एलिमेंट माने कॉमन नाउन, जैसे आप कहते हैं कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के रूप में एलिमेंट पॉइंट हो गए, और शू पॉइंट माने फंक्शन के हिसाब से हो गए। तो उनको 60 कमांड पॉइंट हो गए। अब उनको यूज करने का जो तरीका है इसमें कुछ बताया गया कि जिंक-वेल पॉइंट्स, नंबर 1 उनका जिंक-वेल पॉइंट्स। तो हमेशा समझिए कि हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो यद्यपि वुड हमारा प्रथम तत्व नहीं है, ऐसा नहीं कभी कहा चाइनीज ने कि ये प्रथम तत्व है, लेकिन हम लोग शुरुआत जब भी करते हैं तो हम नॉर्मली हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसी वुड से। तो जिंक-वेल पॉइंट्स देखिए वुड पॉइंट्स है, इन ऑर्गन के ये वुड पॉइंट है, तो इन ऑर्गन हुआ उसके वुड पॉइंट हो गया। और हमेशा कोई भी जिंक-वेल पॉइंट्स या कोई भी जो पॉइंट्स की 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स के बाद चलेगी, तो इनमें आप ये मानिएगा कि ये एक जो इन ऑर्गन का वुड पॉइंट होगा तो उसको दूसरा यांग ऑर्गन वाला उसका कंट्रोलर होगा। तो देखिए इन ऑर्गन का वुड पॉइंट और यांग ऑर्गन का मेटल पॉइंट। क्यों? मेटल क्या करता है? मेटल इज कंट्रोलर ऑफ वुड। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो इन ऑर्गन पहले लिखिए वुड पॉइंट, फिर उसका तुरंत कंट्रोलर लिख लीजिए, वो उसका पॉइंट है। तो ये आसान याद करने का तरीका ये है कि जिंक-वेल पॉइंट में वुड इन ऑर्गन से शुरू करिए वुड पॉइंट, और फिर तुरंत यांग ऑर्गन में जब जैसे आइए वैसे कहिए उसका कंट्रोलर, तो कंट्रोलर मेटल हुआ। तो बस, तो ये उन्होंने कहा कि जब कभी एक्यूट कोई प्रॉब्लम हो तो जिंक-वेल पॉइंट्स को, जैसे हम लोग कहते हैं कि विंड में वायु जो लीवर वुड का जो ऊर्जा है वो विंड है, तो विंड कैसे आती है? अचानक झंझावात के रूप में आती है। तो जैसे बीमारी जब शुरू में आती है तो झंझावात के रूप में आती है, तो जिंक-वेल पॉइंट्स का प्रयोग वहां करना है जहां झंझावात के रूप में कोई बीमारी आई हो। तो सभी जिंक-वेल पॉइंट देखिए, इसमें हम लोगों ने कहा 12, लेकिन इसमें 13 पॉइंट होंगे। जिंक-वेल पॉइंट्स 13 होते हैं, क्योंकि GV26 भी एक गवर्निंग वेसल का जिंक-वेल पॉइंट है। तो इसमें सभी जिंक-वेल पॉइंट हाथ पैर की उंगलियों के नाखून के पास स्थित होते हैं। तो समझ लीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि इन नाखूनों के पास हम लोग अगर माने तो इन नाखूनों के पास आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि यहीं पर नर्व एंडिंग्स होती हैं और बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे ही इन्हीं में हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा इनमें आती है, ये हम लोग मानते हैं। चाइनीज सिद्धांत मानता है कि इन नाखूनों के आसपास ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ब्रह्मांड से ऊर्जा इन्हीं से आती है। ठीक, तो ये उस रूप में है, ये सब कंसेप्ट है। और ट्रीटमेंट में चूंकि पाए गए सही, इसलिए इनको सही माना गया। और अब 1940 के बाद डॉक्टर वॉल ने इसको सिद्ध भी कर दिया। केवल K1 पॉइंट चाइनीज के हिसाब से पैर के तलवे में होता है, जहां पर आपका तलवा, जहां पर तलवा ये है, समझ तलवा कल्पना करिए, तो जहां तलवा मिलता है यहाँ पर, उस जगह पर जहां पर मिलता है, जहां मुड़ता है, उस जगह पर आप K1 पॉइंट होता है। और मैं बता दूं, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन डॉक्टर वॉल ने इसको वहां पर नहीं माना। डॉक्टर वॉल ने इसको सबसे छोटी उंगली में मान लिया। तो कभी कभी आपको मेथी बांधने की जरूरत पड़े और K1 बिंदु पर आप न बांध पाए, तो आप छोटी उंगली के चारों तरफ मेथी लपेट लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं। GV26 गवर्निंग वेसल का है, नाक के नीचे स्थित है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है। फिर 13 जिंक-वेल पॉइंट हो गए, 12 नॉर्मली 12 होंगे, लेकिन GV26 की वजह से जिंक-वेल पॉइंट का प्रयोग एक्यूट इमरजेंसी, देखिए वही कहा कि जैसे तुरंत आई बीमारी, बेहोश हो गया, कोमा हो गया, सांस रुक गई, हार्ट अटैक हो गया, इनको यूज करना है। अब बेहोश हो गया तो GV26 और K1 हम लोग
यांग ऑर्गन को मानते हैं कि यांग माने ऊपर, इन माने नीचे का भाग, जो पृथ्वी से निकला है, जो पृथ्वी के संपर्क में है शरीर का भाग, वो इन है। जो आकाश, क्योंकि आकाश की ऊर्जा है यांग ऊर्जा, तो जो आकाश के संपर्क में है वो यांग, जो नीचे के पृथ्वी के संपर्क में इन। तो केवन हमारा पॉइंट नीचे है और जीवी26 हमारा ऊपर है, क्योंकि हमारा गवर्निंग वेसल है यहाँ पर नाक के ऊपर है। तो अब इन दो पॉइंट का प्रयोग बेहोश होने पर किया जाता है। इसको बहुत इमरजेंसी का पॉइंट है। ये दोनों जीवी26 और केवन आप लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए। ये देखिए केवन का पॉइंट दिखाया हुआ है तलुए में जहां मुड़ रहा ना वहीं पर ये केवन पॉइंट, इसको समझ लीजिए यहाँ पर है। एक्यूट इमरजेंसी में इसको यूज करना है। इसको देखिए जितनी बार आप पढ़ेंगे वही सिद्धांत, सबके नंबर याद होने चाहिए। स्प्लीन का 1 2 3 सभी का है, लीवर का 1 2 3 सबका शुरू में है 3, एसपी 1 2 3, लीवर 1 2 3 और किडनी भी 1 2 3। लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ तो जीवी26 क्यों? लो ब्लड प्रेशर माने उसकी ऊर्जा घटी है तो उसकी ऊर्जा बढ़ानी है, तो जीवी26 यांग ऊर्जा है, उसको बढ़ा दीजिए, तो जीवी26 का उपचार करिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर की जो बेहोश हुआ तो यानी ऊर्जा उसके पास अधिक है, तो ऊर्जा कम करेंगे तो केवन पर दे दीजिए। इस तरह समझिए। केवन पे क्यों देंगे? क्योंकि हाई। लेकिन मान लीजिए बेहोश है, आपको नहीं मालूम कि वो बेहोश हाई की वजह से हुआ है कि लो ब्लड प्रेशर वजह से हुआ, तो आप दोनों पर जीवी26 और केवन दोनों पर उपचार दे दीजिए। अब देखिए, महिला पति की मृत्यु के बाद न रोए, तो देखिए केवन पर उपचार दीजिए। क्योंकि फिर वही बात है कि अगर किडनी स्ट्रोक को व्यक्त करती है ना, हम लोगों ने भी पढ़ाया है कि पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है कि शोक और फियर दोनों जो है किडनी के वो है, तो इसलिए केवन पर। भोजन अन्ननली की जगह चला गया तो बेचैन H9 पर उपचार दीजिए। ये सब याद रखने की आवश्यकता है कि भोजन अन्ननली में हो तो H9 पर, श्वास लेने में कठिनाई हो तो H9 पर, और श्वास छोड़ने की कठिनाई हो तो LU11 पर। ठीक है, ये आप लोग इसको अभी याद रखिएगा, धीरे धीरे इसको समझते रहें, क्योंकि H9 का भी संबंध वैसे तो लीवर भी है, मतलब विंड भी है, और H9 का संबंध लीवर वो हार्ट, और हार्ट क्या है? गर्मी देता है, और किडनी क्या है? ठंडक देती है, तो दोनों को बैलेंस करती है। तो हो सकता है किडनी का, वैसे श्वास लेने का कंट्रोलर जो है किडनी है, लेकिन किडनी के साथ लीवर भी है, तो लीवर और हार्ट, लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, और किडनी क्या है? किडनी इज द मदर ऑफ लीवर। तो इसलिए इस रिश्ते से भी, और दोनों एक्सिस एक है, हार्ट ऊपर है और किडनी नीचे है, इस आधार पर भी हम लोग मानते हैं कि किडनी और हार्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसलिए भी शायद H9 पर ट्रीट, ये अनुभव से भी हो सकता है, ये अनुभव से भी संभव है कि अनुभव के आधार पर उन्होंने इसको पाया हो, इसलिए H9 पर उपचार देने पर। ठीक, पेशाब रुक जाने पर केवन पर सुपारी बांध दीजिए। अगर पेशाब रुक रहा है तो केवन पर सुपारी बांध दीजिए, 10 कदम चलाइए, हो जाना चाहिए पेशाब। आंख के आगे जाला तो SI1 पर। ये सब क्रोध आए, देखिए क्रोध हम लोगों ने पढ़ा है कि लीवर में क्रोध, गॉलब्लैडर में क्रोध, गॉलब्लैडर का क्रोध अचानक आया, तीव्रता से ठंडा हो गया, फिर उन्होंने कहा कि चाय पिला दीजिए। लीवर का क्रोध हमेशा धीरे धीरे परसिस्ट करता है, वो कंटिन्यू करता है, कई वर्षों तक जीवित रहता है। जैसे कहते हैं कि सांप, कहते हैं कि नाग 12 वर्ष में बदला लेता है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि वही लीवर का क्रोध है, कि लीवर का क्रोध धीरे धीरे डेवलप होता है। और ये गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि 12 वर्ष पहले कोई घटना है, उनको याद है, और वो कहेंगे कि उस समय उन्होंने हमको घर से बाहर निकाल दिया था, तो मैं इनके जाऊंगा नहीं। तो ऐसी घटनाएं होती, ये लीवर का क्रोध है। बोलने की परेशानी हो तो LU11 पर उपचार दीजिए। नाक से खून, ये सब पढ़ने की जरूरत है और इसको याद करना है। देखिए इसको याद किए बगैर नहीं होगा। चाइनीज में कुछ चीजें याद करनी है, विचार के साथ साथ याद करनी है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत है। कन्वल्शन इन चिल्ड्रन ऐठन होती तो ट्रीट P9 पेरिकार्डियम 9,
शून्यपन शरीर के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर नीचे जा रहा है तो SP1 पर उपचार दीजिए। और ये देखिए ये सब प्लेक्स नाभि के पास दर्द हो, नाभि के पास दर्द हो तो SI1 पर उपचार दीजिए। एंजाइना पेन में H9P9 लीवर 1, देखिए लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट और हार्ट और पेरिकार्डियम एक ही जगह स्थित है, तो लीवर पेरिकार्डियम की भी मदर है, तो इसलिए लीवर और हार्ट और P9 और ये सब देख लीजिए, सब विंड के पॉइंट है, कहीं ना कहीं विंड एनर्जी है ना, तो लीवर 1 भी विंड है, H9 भी विंड है। एंजाइना पेन में अचानक आया है ना, तो वो अचानक आया है तो उस पर आप उपचार दीजिए। और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको नोट करिए। हम लोग हमेशा जब हाथ में देखिए ये वाला पॉइंट, हाथ में इन मेरिडियंस के सभी जिंगवेल पॉइंट्स उन मेरिडियंस के अंतिम बिंदु होते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ाया था शायद ये कि हाथ ऊपर करिए, मेरा दिख रहा है हाथ ऊपर करेंगे तो हमारी आकाश की ऊर्जा यांग ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है और जो इन की ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर जाती है। तो कभी भी यांग ऑर्गन जो है ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो यांग ऑर्गन ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो जो हाथ में होंगे, हाथ में कौन कौन हमारे हैं, हाथ में हमारे LI है, TW1 है, SI1 है, तो ये जो ऊपर है ये ऊपर से आ रहा है, तो ये यांग ऑर्गन्स के सभी जिंगवेल पॉइंट्स मेरिडियन के प्रथम बिंदु होंगे क्योंकि ऊपर से आ रही है। और जो नीचे से आ रही होगी तो वो जो इन ऑर्गन की ऊर्जा होगी वो नीचे के, जो पैर में होंगे तो इन ऑर्गन के फर्स्ट पॉइंट होंगे, और जो बीच में होंगे तो मध्य के होंगे। ये वो कंसेप्ट दिया हुआ है कि जो हाथ हमेशा ऐसे रखिए, यांग ऊर्जा ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आएगी चाहे जहां रुक जाए, नीचे से ऊपर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो जैसे हार्ट की, लंग्स की, हार्ट की, पेरिकार्डियम के नीचे से ऊपर जा तो रही नीचे से ऊपर, लेकिन क्योंकि इनकी ऊर्जा है तो जा तो रही है, रास्ता तो यही है ऊपर जाने का, तो वो बीच से आई लेकिन गई ऊपर, तो इसके अंतिम बिंदु हो जाएगा। ये कंसेप्ट दिया हुआ है, इसको हमेशा हाथ उठा करके एक बार 2-3 बार इसको चेक कर लीजिए, वही मिलेगा, तब आप और अच्छा आपको लगेगा कि हाँ ऐसा है। अब ये एक हम लोगों के पास चार्ट है आगे है, उस चार्ट के आधार पर इन्होंने, ये एक रिसर्च वर्क थी, उस रिसर्च वर्क के आधार पर इन्होंने अपना एक बनाया। ये पेज नंबर 24 में आपको दिया हुआ है। तो इस पेज नंबर 24 के फंडामेंटल्स का इन्होंने ये कहा कि 12वीं शताब्दी में मिग वंश के लोगों ने ये एक एक्यूमॉक्सी थेरेपी के उसमें विश्लेषण किया और ये माना कि कुछ इसकी विशेषताएं लिखी हुई, जैसे गॉल ब्लैडर, अगर किसी को रोगी, आप नब्ज वाला भी जानते नहीं है, रोगी सफाई पसंद हो, गुस्सा ज्यादा आता हो, तो ऐसा रोगी गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का है। जब आप आगे पढ़ेंगे 7 में और सेमेस्टर 2 में तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी, तो गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन माने रोगी गुस्सा आएगा, समझ लीजिए। रोगी एक्यूट बीमारी की अवस्था में भी बिस्तर और कमरा साफ करने के लिए कहेगा, ऐसा व्यक्ति होता है। वो आप समझ लीजिए रजाई को भी धुल देगा कि भाई इसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे रोगी को देखिए, ये कह रहा है कि ऐसे रोगी को GB44 पर उपचार दें। ये उनका अनुभव है और ये अनुभूत सत्य भी होगा, तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको पाएंगे। ये पूरी सिनॉप्सिस ऑफ ये दी हुई पेज नंबर, इसमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, हम लोग केवल समझे कि वर्चुअली करना क्या है। ये वो दूसरा, पहला एक्यूट आई थी, दूसरा युंग स्प्रिंग पॉइंट। देखिए युंग जो है उनका पॉइंट है, स्प्रिंग पॉइंट हम लोग उसको समझे। तो हम लोगों ने बताया था कि ऊर्जा, वो स्प्रिंग क्यों, ये कंसेप्ट क्यों दिया हुआ है। उन्होंने कहा होगा कि अर्थ की ऊर्जा सबसे पहले कुएं में आती है, कुएं से वो स्प्रिंग में झरने के रूप में आती है, सोता जो होता है, फिर उसके बाद वो चली जाती है और स्ट्रीम के रूप में आती है, धाराओं के रूप में आती है, फिर वो नदी में जाती है, फिर समुद्र में जाता है। तो जल का जो कहा कि नीचे की ऊर्जा जल मानिए, तो जल की ऊर्जा आई और पहले कुएं में, फिर स्प्रिंग में, फिर स्ट्रीम में, फिर उसके रिवर में, फिर उसके समुद्र में। लेकिन आकाश की जो यांग की ऊर्जा ऐसे नहीं आई। आकाश की ऊर्जा क्या है, बारिश है। आकाश की ऊर्जा क्या है, सूरज की रोशनी है। तो ये जो आई, तो उन्होंने कहा जैसे बारिश आई, तो बारिश आई तो पहले वो कुएं में नहीं गई, पहले वो स्ट्रीम में चली गई, स्ट्रीम से वो रिवर में चली गई,
रिवर से वो चली गई समुद्र में, समुद्र से फिर आई वेल में, वेल से आई स्ट्रीम में, इसलिए उनके पॉइंट 3 पॉइंट अलग हो जाए बाहर। इसीलिए हम लोग कह रहे थे ना कि जैसे उसमें पहले कहा था कि वुड पॉइंट, वुड पॉइंट का मतलब मिडल पॉइंट, तो मिडल पॉइंट से शुरुआत वहां हो गई, इसीलिए मिडल पॉइंट से शुरुआत हुई क्योंकि स्ट्रीम से शुरुआत वहां हो गई, तो वही पॉइंट है। अब देखिए समझिए आप, हमने उसका रेफरेंस दिया, लेकिन आप समझिए इन ऑर्गन में, इसमें स्प्रिंग में फायर पॉइंट्स, और यांग ऑर्गन का कंट्रोलर कौन पॉइंट है? वाटर पॉइंट। तो जो इन ऑर्गन का आप लिखें उसके तुरंत बाद यांग ऑर्गन का कंट्रोलर पॉइंट लिख लीजिए। अब इनका यूज कैसे होना है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर किसी को बीमार, बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी के दिनों में आप गए और हॉटनेस, तो हॉट मतलब गर्मी लग गई, तो ये हॉटनेस सिम्टम क्या होगा? लाल, चेहरा लाल हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, आपको प्यास अधिक लगेगी, कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहेंगे आप, तुरंत होगा। तो ये जो होगा ये हॉटनेस सिम्टम है। अब इस सिम्टम को दूर करने के लिए कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये हॉटनेस सिम्टम क्यों करेंगे, क्योंकि इस समय क्या है, इसमें हॉटनेस माने इसमें यांग मेरिडियन, तो यांग मेरिडियन को ट्रीट करना है, तो यांग की ऊर्जा है, तो यांग की ऊर्जा को ट्रीट करना है, लेकिन क्या करना है, यांग को बुझाना है, कैसे? हॉटनेस को कम करना है, तो हॉटनेस कम करने के लिए ठंडा कर दीजिए। तो इसको क्या है, उनके वाटर पॉइंट को, यांग मेरिडियंस के वाटर पॉइंट को ट्रीट कर, यांग मेरिडियन के वाटर पॉइंट को ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो ये उन्होंने लिखा है कि अगर हॉटनेस सिम्टम पाया जाए तो आप ये कर दीजिए कि यांग मेरिडियन के आप वाटर पॉइंट को कर दीजिए। और इसके विपरीत क्या हो, कोल्डनेस कोई हो, जैसे मान लीजिए कोई आदमी पैर सिकुड़ कर, क्या वो करवट के बगल सोने का मतलब कोल्डनेस सिम्टम, पैर सिकुड़ कर, जो हॉटनेस सिम्टम होती है वो पैर फैला के सोता है, पूरा रजाई पूरे बिस्तर में फैल जाएगा, पैर हाथ सब। कोल्डनेस सिम्टम, पैर सिकोड़कर करवट में बात नहीं करना चाहेगा, सो जाएगा, पीले होंठ हो जाएंगे, ये कोल्डनेस सिम्टम है। तो इनको क्या करना है, इनको फिर वही देखिए, अब इसमें कोल्डनेस है, कोल्डनेस माने इन, तो हमको क्या करना है, इन मेरिडियन को ट्रीट करना है, और इन मेरिडियन को ट्रीट करने के लिए क्या करना है, अभी कोल्डनेस है तो इसकी गर्मी बढ़ानी है, तो फायर पॉइंट को ट्रीट कर दीजिए। तो जो पॉइंट उसके लिखे हुए हों, H8, PH, sp2, ये सब उसके कोल्डनेस वो फायर पॉइंट है। इन फायर पॉइंट्स को आप इनमें मेथी भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा। दिस इज द, ये फंडा, मतलब इस तरह फंडा यूज करिए, क्योंकि हम लोग अब सेकेंड सेमेस्टर में जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसको ये समझने कि हम लोग इसको सीमेंटिंग कर रहे हैं कि वो हम लोग जो पढ़े हुए हैं कैसे उसको करेंगे। शो स्ट्रीम पॉइंट थर्ड पॉइंट आ गया, इन ऑर्गन का ये अर्थ पॉइंट आ गया। अब जैसे अर्थ पॉइंट आएगा तो उसको कंट्रोलर कौन पॉइंट होगा, वुड पॉइंट हो जाएगा, तो यांग ऑर्गन का वुड पॉइंट हो गया। अब ये स्ट्रीम पॉइंट में क्या हुआ, बारिश के समय में हुई। अब ये देखिए अभी लेट समर का हुआ, देखिए ऋतुओं के हिसाब से समझते जाइए। पहला आया था विंड, बहुत तेजी से आया, दूसरा क्या आया, फायर, तीसरा क्या है, अब आना चाहिए अर्थ या मेटल। तो वो अर्थ वाले बात आ रहा है कि अब जो है आपके पास क्या हुआ, थोड़ा सा लेट समर में आपका ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी उतनी नहीं आई, ह्यूमिडिटी तो उतनी नहीं आई, लेकिन आपको थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो उसको जो है उन्होंने कहा कि जैसे लेट समर में लू कम हो गई, हॉटनेस बनी रही, तो नमनेस और रिमेटिक टाइप हो जाती है, तो ऐसे शू स्ट्रीम पॉइंट का यूज करिए। आगे ही लिखा हुआ है इसी में, तो शू स्ट्रीम पॉइंट्स को आप यूज करना है रूमेटिक डिसऑर्डर में, जब जॉइंट्स में कहीं क्रॉनिक और सब एक्यूट प्रॉब्लम है तब इसको यूज करिए। तो इसमें एक का अर्थ पॉइंट होगा और एक का वुड पॉइंट हो जाएगा। तो स्ट्रीम पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अर्थ पॉइंट्स ऑफ ऑल इनऑर्गन आल्सो ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ट्रीट अर्थ पॉइंट्स ऑफ इनऑर्गन ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर। अब ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर को इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ब्लॉक्ड नोज, येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग। ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग माने थोड़ा सा सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो, चेहरा थोड़ा सा स्वेलिंग, नोज, नाक वगैरह थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई हो, और गायनी डिसऑर्डर जो है ये इसमें ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर्स में आ रहे हैं, इसलिए इसमें इन पॉइंट्स का प्रयोग आप लोगों को करना चाहिए।
ये इसका अर्थ है। ट्रीट वुड पॉइंट्स ऑफ यांग ऑर्गन फॉर वीकनेस एंड मसल। अब देखिए हम लोगों ने कहा था लीवर वगैरह क्या है, वीकनेस ऑफ मसल्स और डिप्रेशन ऑफ लीवर की। तो लीवर की बात जब हो तो मसल्स का भी है, तो उसके लिए वुड पॉइंट आप यूज करिए, यांग ऑर्गन का वुड पॉइंट यूज करिए। क्यों? क्योंकि लीवर जो है हमेशा वीकनेस ऑफ मसल्स के लिए जिम्मेदार है। ये बेसिकली वही है कैरेक्टर। अब वो पढ़ा हम लोग पंच जो 5 ट्रांसफर पॉइंट्स थे ना, 5 पॉइंट्स के वाले, तो उसके लिए है। तो उनमें ये लिखा हुआ है कि ये मसल्स के लिए समझ, ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर समझ गए, वीकनेस ऑफ मसल समझ गए। इनका प्रयोग ऐसे ही करना है, इनको देख करके आप इन प्रयोगों कर लीजिए। और अभी अब मत समझिए कि किसको टोन करना है, किसको एक्सुलेट करना है। मेथी आप बहुत महत्वपूर्ण मानिए इसको। आज नहीं, जब भी यूज करेंगे मेथी को, मेथी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये बता दे रहा हूँ शुरू से ही, मैं अभी कह रहा हूँ हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग बता रहे हैं, यूज करिए उसको, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। इन ऑर्गन, अब ये आ गया जिंक रिवर पॉइंट। अब ये इन ऑर्गन में मेटल चौथा पॉइंट आ गया, चौथा मेटल आ गया ना, चौथा मेटल पॉइंट चौथा पॉइंट हुआ। और इसका कंट्रोलर कौन है? फायर पॉइंट। अब ये जो है, फिर उन्होंने कहा अब जब आपका ह्यूमिडिटी और थोड़ा सा बढ़ गई तो देखिए श्वास संबंधित तकलीफें हो गई, खांसी, सांस की प्रॉब्लम, टेम्परेचर की कोल्डनेस हॉटनेस, गर्म ठंडा, ये जो होने लगे, जब कभी ये होने लगे तो गर्म ठंडे में ये आप यूज करिए चाइनीज के हिसाब से। किसी को कभी ठंडा लगने लगे, कभी गर्म लगने लगे, तो इसको आप देखिएगा, ये सीजनल चेंजेस में बहुत अधिक होता है। तो ये इनका प्रयोग आपको करना है। मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग, इसका मेटल पॉइंट्स का यूज करिए इन ऑर्गन्स के लिए, ब्रीदिंग के लिए, कफ एंड डिफिशिएंट। अब देखिए अगर डिफिशिएंट डिफेंसिव एनर्जी है तो नॉर्मली लंग्स वगैरह है, क्योंकि डिफेंसिव एनर्जी आपको पढ़ने में मिलेगा कि वो लंग्स एनर्जी डिफेंसिव एनर्जी है, तो उसके ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग मिलेगी, कफ मिलेगा। तो इनमें जो है मेटल पॉइंट को आप यूज कर लीजिए, ये आपको, और सिंपल सा लिखा हुआ है सिद्धांत कि आपको बिना, अगर ये सब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं कि ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम है, कफ भी है, और हमको लग रहा है कि हमारी थोड़ा सा वीक वॉइस, हल्के से डिफेंसिव एनर्जी में थोड़ा सा कभी कभी वीक वॉइस भी होने लगती है, तो उसको आप जो है ये वाले यूज करिए। और फायर पॉइंट को करिए कब? एक्सपेल कोल्डनेस, दोनों में देख कॉम्बिनेशन है, कोल्डनेस आई है तो उसको एक्सपेल करना है और रीस्टेब्लिश नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हम लोगों ने कहा ना कि कभी गर्म कभी ठंडा। तो पहले तो आप इस पॉइंट को, मेटल पॉइंट को यूज कर लीजिए, और फिर फायर पॉइंट को यूज कर लीजिए। तो उससे दोनों चीजें आपको, कोई जरूरी नहीं कि एक साथ यूज करें, आप उसको दोनों को यूज कर सकते हैं अलग अलग। स्पेशल नोट, टू स्ट्रेंथन द डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल एजेंट्स, ट्रीट मेटल पॉइंट्स। एक्सटर्नल माने बाहरी तत्व से, जो बाहरी हमारे सब वो है, विंड भी है, बाहरी हमारी टेम्परेचर भी है, बाहरी हमारी कोल्डनेस भी है, बाहरी हमारी सब जो भी बाहर का बारिश वारिश सब है। तो मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स को आप इसमें ट्रीट करिए, और अर्थ पॉइंट को व्याम, यांग ऑर्गन के अर्थ पॉइंट वही वाला दिया है, और उसके सारे पॉइंट्स उन्होंने डिफाइन कर दिए। देन लास्ट कम द ही शी पॉइंट। हीसी पॉइंट क्यों आया? हीसी पॉइंट आया कि देखिए ये हीसी पॉइंट थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि इन ऑर्गन वाटर पॉइंट है और यांग ऑर्गन अर्थ पॉइंट, इसका कंट्रोलर पॉइंट वही अर्थ होगा। इस समय थोड़ा सा हीसी पॉइंट का यूज कब करते हैं कि आप इस समय जो है थोड़ा सा अंदर चली गई है, अंदर मीन्स शरीर के अंदर कोई बीमारी प्रवेश कर रही है, तो वो इसके पॉइंट घुटने कोहनी के पास है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स ने क्या किया है, आपके डिफेंसिव एनर्जी को जीत लिया उसको, और थोड़ा सा अंदर चली गई है, तो हमेशा कंट्रावेक्शन होगा। क्यों? अंदर जाएगी ये एनर्जी, बाहर की एनर्जी गई, तो ये क्या करेगी, ये हमारे अंदर की एनर्जी से लड़ेगी। तो वो कहीं, जैसे सिपाही कोई दो सेना लड़ रही हो और कोई बाहरी सेना बहुत आक्रामक हो जाएगी, तो हमारी सेना जो डिफेंसिव सेना है, जो हमारी सेना है, वो भागने लगती है इधर उधर। वही चीज है कि कंट्रावेक्शन अराइजेस।
इसको बिल्कुल व्यावहारिक रूप में यूज याद करिए कि कंट्रावेक्शन इसलिए होता है क्योंकि बाहर की फोर्स इतनी अधिक होती कि हमारे आदमियों को कहीं कोई दाएं भाग रहा, कोई दाएं भाग रहा। शेर आ जाए, हम लोग 100 लोग खड़े हैं, तो शेर जब आ जाएगा तो 100 लोगों में से कोई बाएं जाएगा, कोई दाएं, कोई वहीं गिर पड़ेगा, कोई पीछे भागेगा। ये सब वही चीज है यहाँ पर जो कंट्रावेक्शन इसलिए कहते हैं। ऊर्जा का मार्ग, जो ऊर्जा का रास्ता है उसको बदल दिया। ऊर्जा में की और बॉडी फ्लूइड्स दो ही तो है, शरीर तरल है, जल है। तो तरल हम लोग कहते हैं किसको, हम लोग कहते हैं रक्त है, तरल है और हम लोग का ऊर्जा है, तीन ही चीज तो है। तो उसी के लिए कहा। और उसके उन्होंने कहा लक्षण क्या है, नॉजिया, नॉजिया वोमिटिंग, कंट्रावेक्शन, हिकअप, इरेक्टेशन ऑफ बेल्चिंग। यहाँ पर एसोफेगस में आपको थोड़ा सा हल्के से लगे पानी आ गया और वही एसिड टाइप का, बेल्चिंग, डकार आने लगी, एक्सेस फ्लडलेंस, अधोवायु जो है बहुत अधिक निकलने लगी, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, ऊर्जा, इंटरमिटेंट फीवर, कभी लगातार बुखार चल रहा है, घट ही नहीं रहा, हीट सेंसेशन बॉडी स्पेशली इन हेड एंड कोल्ड। अब यहाँ पर हो गया, आपको लग रहा है कि जो है हमारा सर गर्म है या ठंडा है। तो इन सबके बिंदु देखिए, ST36, हम लोगों ने ST36 को कहा था ना, ये काम करने वाला पॉइंट है, शांत कर बिंदु है, वही ST36 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ बिंदु जो आप लोग ट्रीटाइज 2 आप लोग जरूर खरीदिए, जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं ट्रीटाइज 2 जरूर खरीदें। और प्लस चाइनीज जो आपका ये किताब है पढ़ने, वो उसकी खेमका सर की हैंडबुक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, इसको लीजिए। और आयुर्वेदिक की हैंडबुक 1 से लेकर के 1, 2, 3 3 किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ज्ञान और बढ़ जाएगा। तो जो पॉइंट आपको हित शांतकर है, उन पॉइंट को कभी कभी आप यूज करिए। प्रत्येक जब चिंताएं होने लगती हैं, चाहे पढ़ने की चिंता हो, चाहे करियर की चिंता हो, चाहे घर परिवार की चिंता हो, चाहे रुपए पैसे की चिंता हो, जब चिंताएं घेरने लगे तो आयुर्वेद के हिसाब से दोनों पॉइंट, बोथ मिडिल पॉइंट, मिडिल ज्वाइंट, मिडिल फिंगर, मिडिल ज्वाइंट, इसमें आप मेथी लगाइए, इसको लगाइए। जब आपको इसमें लगे तो जो आपके जनरल शांतकर बिंदु है उनको जरूर आप ट्रीट करिए। LI11 भी उसमें हो सकता है, ST36 हो सकता है, P नॉर्मल पॉइंट है आपका, जो P4 आपको। तो ये सब पॉइंट आप यूज करते रहेंगे, आप अपने आप से यूज करिए। बीमारी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन बीमारी न हो तो इसका भी हम लोगों को प्रबंध करना है। तो ये उसका है कंट्रावेक्शन, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। देखिए शरीर के तरल, कहीं पानी अधिक हो गया, कुछ लोग पूछते हैं ना कि पानी अधिक हो क्या कर, देखिए SP9 बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। SP9 एक्सेस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को निकाल देता है। लीवर 8 शरीर में जल की कमी से मांसपेशियों को ठीक कर वजन बढ़ाता है। कभी अगर जल की कमी हो गई तो मांसपेशियों होने लगेगा, तो क्या होगा, उसको जल को बढ़ा देगा। तो आप अगर मेथी लगा देंगे तो दोनों बैलेंस कर देती है। ट्रीट कंट्रावेक्शन इम्बैलेंस ऑफ वाइटल एनर्जी। अब जो की को अगर आपको चेंज करना हो तो ये, और अर्थ पॉइंट, ये पॉइंट लिखा हुआ। और देखिए हमेशा इन पॉइंट्स को याद रखिए, छोटे छोटे बिंदु हैं लेकिन आप लोग यूज नहीं करते कभी कभी। GB34 यात्रा में जिनको प्रॉब्लम होती है, ट्रेन में प्रॉब्लम होती है, गाड़ी में बैठने में प्रॉब्लम होती है, GB34 पे लगा के जाइए मेथी। ST36 इरेक्टेशन को ठीक करेगा, एसिडिटी कहा तो ST36 यूज करिए। ST36 LI11 हाई बीपी को ठीक करते हैं, ये भी लगाइए। लो बीपी हो तो आप GB26 को इस्तेमाल करिए। ये सब करिए। LI11 ताप का नियंत्रक है, इसको यूज करिए। ये सब यूज क्यों, इसको कहीं एक डायरी बनाइए, अब लिखना शुरू कर दीजिए। GB34 यूज करिए, लोग यूज नहीं करना चाहते। थोड़ा डिप्रेशन हुआ तुरंत यूज करिए, क्यों नहीं। डिप्रेशन, सवेरे उठे बिना बात के दुखी हो गए, लगा लीजिए मेथी। शाम को उदास होने लगे, लगा लीजिए मेथी, सो जाइए। नींद नहीं आ रही है तो जो नींद वाले पॉइंट वो लगा दीजिए। और अब तो आयुर्वेदिक भी आप जान रहे हैं, चाइनीज भी जान रहे हैं, दोनों पॉइंट लगा दीजिए। GB कोई कम हो रहा है, मतलब वो हेमोग्लोबिन वगैरह, तो GB 39 यूज कर लीजिए।
कोई बोन की प्रॉब्लम हो, UV11 ट्रीट कर लीजिए। ये सब ट्रीटमेंट अपने आप शुरू कर दीजिए। तो आपको जो है अपने पर ट्रीटमेंट, बगल में ट्रीटमेंट, घर के ट्रीटमेंट, पड़ोसी के ट्रीटमेंट, मेथी तो सबको लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रीटमेंट करें, आप लगाना, सबको लगाना चाहिए और करिए। और सिंगल पॉइंट से आप पॉइंट लगाना शुरू कर दीजिए, सबको हो जाए। किसी का लो बीपी हो रहा हो तो H7 तो टोन कर सकते हैं, हार्ट को टोन करना है। पेरिकार्डियम को टोन कर दीजिए, P7 को, कुछ तो बढ़ाएगा। देखिए ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स में ये सब पॉइंट बढ़ा दिया उन्होंने, पहले उनको कर दिया, फिर सपोर्टिंग कर दिया, क्योंकि ये ऊर्जा का कहीं ना कहीं असंतुलन है। ट्रेम्बलिंग फीट ऊर्जा का संतुलन है, तो ये इसको लिए। और डिफेंसिव के लिए आपको और बता दिया, जिसकी जो बार बार बीमार पड़ रहा हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करने का उपचार इसमें दिया हुआ है। इन इतने पॉइंट आपको लगा लेने चाहिए। दोनों को अगर न लगा सके एक सके तो अल्टरनेट लगाइए, पहले ऊपर वाला लगा दीजिए, दूसरे दिन ये लगा दीजिए। और उसी को जो हम लोग बता रहे थे सिंगल पॉइंट को, इन्हीं को उन्होंने डिफाइन किया है कि इंडिकेशंस क्या है ये। तो हिस्ट्री पॉइंट का इंडिकेशन है वही ट्रीट 5 शू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू सीजन, वही उन्होंने देखिए ये बता दिया कैसे वसंत ऋतु में, फिर वर्षा गर्मी में, फिर वर्षा ऋतु में, फिर लेट समर में, फिर जाड़े में। तो इस तरह करके इन पॉइंट्स का यूज आप जो है 5 शू पॉइंट्स को आप लोग यूज करिए। और जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जो लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है उनको अच्छे परिणाम मिले हैं, हम लोगों को फीडबैक बता रहे हैं, बहुत से लोग बता रहे हैं। तो वो लोग बताते हैं कि हमने ट्रीटमेंट किया, कहा और ऑनलाइन दे दिया। ऑनलाइन मीन्स कि फोन पे कह दिया कि ये पॉइंट लगा दो, तो भी उसने अगर लगा लिया तो उसने 3 दिन बाद कहा बहुत बढ़िया है। फिर पंकज जी अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, शायद ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी ने बहुत से मामले बताए हमको, दूसरे लोगों ने बताया कि हमने उनको कहा था ठीक हो गया। तो ये एग्जाम्पल, इससे आपका जो है विश्वास बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक आदमी को ठीक किया, आपको संतोष नहीं होगा, आपको बिल्कुल संतोष मिलेगा। मैं यही चाह रहा हूँ कि संतोष आपका बढ़ता जाए, और जैसे जैसे संतोष बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वो जो मिडिल वाले जो कह रहे हैं ना, इसको जरूरत कम पड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका मन आपके अधीन होगा, आपका मन प्रसन्न होता जाएगा, आपको लगेगा हम जन कल्याण में कहीं कोई एक ऐड कर रहे हैं, और अपने को आप ट्रीट कर रहे हो तो आप स्वस्थ रहोगे तो और बढ़िया आपका मन रहेगा। दूसरा ठीक होगा, घर परिवार ठीक होगा तो और बढ़िया मन लगेगा। आप लोग फिल्म देखने जाओगे, आप लोग होटल ज्वाइन करोगे, आप जाओगे। ये सब प्रसन्नता के छोटे छोटे पैमाने हैं कि भाई हाँ आप गए, आप प्रसन्न हो गए। फिर आप इष्ट मित्र बंधु बांधवों से मिलोगे, होगा, फोन करोगे तो प्रसन्नता जाहिर होगी। नहीं तो फोन करके अरे क्या बताएं, तो ये अब उसके नहीं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बोल रहे ये सब प्रसन्नता के पैमाने हैं। फिर समाज आ गया, समाज को करोगे, बगल वाला पड़ोसी बोल देगा आपने बहुत बढ़िया किया, हमारा हो गया, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कुछ पैसा मिला या ना मिला अलग पॉइंट है, फिर जहां आवश्यकता हो वहां आप उसका भी यूज करिए, वो भी आप यूज करिए। तो हम लोग यहाँ पर बस 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, फिर हम लोग आयुर्वेदिक शुरू करने जा रहे हैं। ये विचार किया गया कि जो चरक 1 है, ये सेमेस्टर 2 की किताब है। हमारे यहाँ सारथ जो केरल से हैं वो सेमेस्टर 1 के छात्र हैं, और जितने भी लोग हैं वो सेमेस्टर 2 या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो मुझे लगा कि शायद हम लोग अगर इसको शुरू कर देंगे तो अधिक उचित होगा। देखिए हम लोगों को ये समझना है कि चेतना, हम लोग आयुर्वेद में खादीन्यात्मा मनः कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निर्निव अचेतन, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी
काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। तम नहीं कहा था उन्होंने, उन्होंने आत्मा तक कहा था। तम तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तम को भी जोड़ दिया, क्योंकि तम की चर्चा किया था उन्होंने चरक संहिता में, तम की चर्चा हुई थी। तम को उन्होंने द्रव्य के रूप में नहीं माना था, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो हमारे, जिसके प्रणेता हमारे आदरणीय जेपी अग्रवाल सर हैं, इन्होंने तम को भी माना कि जब तम से सृष्टि उत्पन्न हुई है तो इसलिए, और चेतना क्या है, जब तक चेतना नहीं होगी तो वो तब तक हमारा जीवन नहीं होगा। खाद्य चेतना सृष्टा, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो है ही है, लेकिन अगर चेतना नहीं होगी, छठवां द्रव्य चेतना नहीं होगी, तो हमारा जीवन नहीं हो सकता। क्योंकि यही चेतना है, इसको ब्रह्म कह लीजिए, इसको चेतना कह लीजिए, यही हमको ज्ञान कराता है बाहरी जगत का। तो ये चेतना इस रूप में है। तो हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़िएगा। ये मेन चीज ये है कि जो उन्होंने ऊर्जा को कार्य करने की शक्ति रूप में कहा ना, तो जो उन्होंने पैरामीटर्स उसके कहे कि पावर है, उनका टाइम है, उनका फोर्स है, तो ये सारे डायमेंशंस जो उसके हुए ऊर्जा के, उन डायमेंशंस के आधार पर 5-6 चीजें हुई। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी एक सूत्र चरक संहिता में है, बहुत बढ़िया सूत्र है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए मैं एक शेर थोड़ा सा बोल दूं, उससे आप समझिए फिर, कि उन्होंने कहा कि खुद से चलकर नहीं, मैं सिंपल बोल रहा हूं ताकि उससे समझने में आसानी रहेगी। खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, और पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। यानी आपका व्यक्तित्व जो आप देख रहे हैं, यह केवल आपका परिणाम नहीं है, न केवल आपके शरीर का परिणाम, न आपके केवल आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका परिणाम है, ये वातावरण का भी परिणाम है, ये आपके माता पिता भी परिणाम है, ये ईश्वर का भी शक्ति का है, ये प्रकृति का है, ये आपके जहां पर आप स्कूल में पढ़े उसके टीचर का है, उसके जो अगर बगल में कोई नदी है तो उसका भी है, उसके अंदर तालाब है उसका भी है, उसके शिवाला है तो उसका भी है। इन सब चीजों का प्रगति के, कोई पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है, कोई नीम का पेड़ है, कोई पीपल का पेड़ है, जो पेड़ है उन्होंने भी आपको ऊर्जा दिया है। तो इसलिए कोई आज मत सोचिए कि आपका व्यक्तित्व जो आप इतना दर्शनीय व्यक्तित्व है, दर्शनीय रूप है, ये रूप रंग जो है ये केवल आपका प्रभाव नहीं है, तो वही का ये प्रभाव है पूरे प्रकृति का कंपोजिट, वो आपका व्यक्तित्व जो बना इन सब की वजह से बना। तो न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्मुकानि भवन्ति, केवल गुण के प्रभाव से ही द्रव्य कर्मशील नहीं होते। अगर कार्यशील होने की बात कहें तो केवल अपनी वजह से नहीं होते, द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात, द्रव्याणि माने द्रव्य ही द्रव्य प्रभावात, द्रव्य के प्रभाव से, गुण प्रभावात गुण के प्रभाव से, द्रव्य गुण प्रभावाच, यानी द्रव्य गुण प्रभावात तो च, बात ता के बाद जब आएगा तो चल, अगर ता के बाद च आएगा तो आधा चा हो जाता है द, तो द्रव्य गुण प्रभावाद च तस्मिन तस्मिन काले, उस काल में, मतलब समय टाइम की बात कर रहा है, तद अधिकरण मासाध्य, क्या अधिकरण क्या है, आपका घर, जिस घर में आप रह रहे हैं आपका कमरा है, आपका अगर बढ़िया कमरा ना हो तो शायद आप बढ़िया पढ़ ना पाए, तो व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा। तद अधिकरण मासाध्य, उस अधिकरण में रहते हुए, ताम ताम च युक्तिमर्थम, उन युक्तियों को करते हुए, युक्ति माने उपाय, कैसे आप कर रहे हैं कोई काम, पढ़ाई का तरीका आपने टाइम टेबल बना दिया, आपने कहा मैं आज साइंस पढ़ूंगा, आपने कहा मैं आज फिजिक्स पढ़ूंगा, आपने कहा मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, ये जो आपका है ये युक्ति है आपकी, युक्तिम अर्थ च तम अभिप्रेत्य, उस प्रयोजन के अनुसार यद कुर्वन्ति, जो करते हैं वह कर्म है, जो कर रहे हैं वह कर्म है, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसकी वजह से कर रहे हैं वही आपके अंदर का अपना शक्ति है, उसी को वीर कह रहे हैं। तो उसको वीर माने आपके अंदर की शक्ति जो है, तो येन कुर्वन्ति तद वीर्य, जिससे करते हैं वह वीर्य है, वीर्य माने आपका तेज, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र,
तो शुक्र जो है, ये शुक्र जो है वो आपका कंपोजिट कैरेक्टर है, सारी चीजों का निचोड़ है। वो ओवा भी हो सकता है, वो आपका सीमेन हो सकता है। तो सीमेन ओवा दोनों का भी आप कॉम्बिनेशन रूप ले लीजिए, तब वीर्यम, वही तेज का निर्माण कर रहा है, वही आपके अंदर की सृष्टि, जो आपके अंदर का व्यक्तित्व है जो निखर के आ रहा है, वही वीर है। तो उसको वीर, वही आपका बोलते हैं आपकी शक्ति है, तो आंतरिक शक्ति है वो। तद वीर्यम यत् कुर्वन्ति तद अधिकरणम, जहां कर रहे हैं वही अधिकरण है। यदा कुर्वन्ति स काल है, जब सब जिस काल में कर रहे हैं, जिस समय कर रहे हैं वो काल है। यथा कुर्वन्ति स उपाय है, जैसे आप कर रहे हैं वो उपाय है। और यद साध्यन्ति, मतलब जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जिसको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, वही फल है। इसलिए इस श्लोक को हमेशा आपको, जितने भी सीनियर हमारे प्रोफेसर होंगे, इस श्लोक का एग्जाम्पल कभी न कभी हर क्लास में जरूर देंगे। इसलिए मैंने आपको इस वाले बता दिया, ताकि आप लोगों को ये न लगे कि ये सेंटेंस आप इसको पढ़िएगा, मनन करिएगा, जितना मनन करेंगे उतना अधिक। बहुत बढ़िया। न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कारण भवन्ति, द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात् गुण प्रभावात् द्रव्य गुण प्रभावात् तस्मिन् तस्मिन् काले तदेकरणमासाद ताम ताम च युक्तमर्थम च तम तमभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत् कर्म येन कुर्वन्ति तद् वीर्यम् यत्र कुर्वन्ति तद् अधिकरणम् यदा कुर्वन्ति तदा कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः और यत् साध्यं तत् फलम्। बहुत बढ़िया, आप इसको पढ़िएगा। ये यही कंसेप्ट है कि खुद आपका व्यक्तित्व जो है, इसीलिए जब आप शरीर के रूप में आप बात करते हैं, तो शरीर में जब आपका कोई अधिकरण कमजोर होता है, अधिकरण माने कोई जगह, कोई ऑर्गन का स्थान कमजोर होगा, तो उसका अर्थ बदल जाएगा, वो आप उतना नहीं उसका फल प्राप्त करेंगे। इसलिए सारे लोगों का, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। ये हम लोग पढ़ा चुके हैं, स्वाधीन आत्मा मन है कालो, ये वही है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, है ना। पंच महाभूत, हम लोग का महाभूतानि खम वायु अग्नि आपा चित्त शब्द स्पर्शन रूपम च रसो गंध, तो ये भी पढ़ा चुके हैं। पंच तन्मात्राएं, तन्मात्राएं देखिए, तन्मात्राएं ही गुण है, पहले समझ लीजिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तन्मात्रा है, और इसी को भूत भी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये शब्द आता है, यही भूत है। भूत माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तन्मात्रा है। और इस तन्मात्रा का एक एक गुण है। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द ने जो है आकाश की रचना की, फिर शब्द से स्पर्श बना, तो स्पर्श ने वायु की रचना किया, लेकिन जब वायु की रचना किया तो उसमें शब्द और स्पर्श दोनों समाहित हो गए। फिर जब स्पर्श के बाद वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, जब अग्नि की उत्पत्ति हुई तो उसमें रूप गुण हुआ, लेकिन रूप गुण में शब्द स्पर्श दोनों समाहित है। फिर उसके बाद हम रस की बात कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, रस की हुई, तो उससे उसने क्या किया, आकाश वायु अग्नि जल की, और जब जल में शब्द स्पर्श रूप रस सब समाहित है। और जब हम गंध यानी पृथ्वी की बात करेंगे, तो उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। इसलिए कभी कभी आपको आगे चल के जब पढ़ेंगे आप, तो 0 टोन, 0 और 5 को टोन कर देंगे, तो आपको 0 और 5, 0 माने सृष्टि और 5 माने पृथ्वी, तो आपके अंदर जितने भी द्रव्य हैं यानी महाभूत हैं, उन महाभूतों का हो गया, यानी सृष्टि आपने कर दिया, और 5वां गंध आपने पैदा कर दिया। यानी क्या हुआ, आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। ये आपको विचार का बिंदु है, आगे सोचिएगा। 0 5 टोन यानी आपने कोई चीज सृष्टि उत्पन्न कर दिया, 0 आपने सृष्टि कहा और फिर आपने गंध कह दिया। तो गंध में तो सभी है, शब्द भी है, स्पर्श भी, रूप भी है, रस भी, गंध भी है। तो ठीक है, ये इसको केवल इतना पढ़िए, पढ़ते रहिए ये सब। अब वही उसका धार्य जीवित नित्य, ये आप लोग जान चुके होंगे। शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगो धार्य जीवितम और नित्य गशार बंधस्य पर्यायारु रुचतई, यानी शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को जीवित कहा गया। यही क्या है, क्यों, यही आयु का परिभाषा है। इसी को धारी कहा गया। धारी इसलिए कि ये शरीर को धारण करती है, इसलिए इसको धारी कहा गया।
जीवित कहा गया क्योंकि इसी को जीवित कहा गया, यही जीवित है क्योंकि चल है, इसमें जीवन है। नित्यग, नित्यग माने नित्य गतिशील, नित्य गतिशील माने नित्य गतिशील माने आप जब तक आप रहेंगे, जब तक आपके चेहरे, जब तक आपके इंद्रियां, जब तक आपके अंग उपांग एक्टिव रहेंगे, यानी चलेंगे, आंखें झपकेंगी, आपके होठ बोलेंगे, होठ कहेंगे, हिलेंगे, हाथ पांव चलेंगे, जब तक इंद्रियों का ही मूवमेंट होगा तब तक आपका जीवन है, आयु है। और इसी को नित्य कहा गया। नित्य, नित्य माने नित्य गतिशील। च अनुबंध, अनुबंध किस लिए कहा गया? अनुबंध आपका दार्शनिक विचार है। अनुबंध क्या है? आत्मा ने अनुबंध किया हुआ है शरीर के साथ कि वो कुछ काल तक साथ में रहेगी, ये अनुबंध के रूप में हो सकता है। ये दार्शनिक विचार है, इससे हम लोगों का भी थेरेपी का बहुत अधिक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो तो दार्शनिक थे, वो लिख रहे थे चा नित्यग चा अनुबंधश, और इसी को पर्यायवाची कहते हैं आयु की। तो ये उसका अर्थ है। महाभूतों गौरव क्रम, गौरव क्रम माने चढ़ता हुआ क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब महाभूतों को लाघव क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु। कुछ बहुत सरल है। भूतों से महाभूतों, पहले भूत उत्पन्न हुए, भूत माने यही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे महाभूत माने क्या? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पंच भौतिक है, यही आपको समझना है। क्या पंच भौतिक क्यों है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड इन पदार्थों के संयोग से बनी है, यानी उसमें सब में अंश है। जैसे आप में कोई कह दिया, एक कहें, अगर मान लीजिए आपको ए कहा जाए या कोई धनंजय सिंह कहा जाए या कोई नारी कहा जाए, तो जब धनंजय सिंह की बात करेंगे तो धनंजय सिंह में हो सकता अग्नि अधिक हो, लेकिन बना यही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से ही। और किसी नारी में हो सकता है जल तत्व की प्रधानता हो, तो लेकिन प्रधानता सब कुछ हो, परसेंटेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होगा इन्हीं से। इसीलिए अब इसको ये तक कह दिया कि एटम का भी है। एटम देखिए, एटम की बात कही गई, परमाणु भी, मैं एटम की बात कर रहा हूँ, जब सिंपल आप साइंस की भाषा में आएंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अब देखिए एक उसमें गति है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा तो वायु का है। स्पेस माने उसका स्पेस है, एक आकार है, छोटा बड़ा कितना भी छोटा हो, आकार तो है, तो वो आकार आकाश है, तो आकाश हो वायु हो गई। अग्नि है, अग्नि तो आपने देखा है कि परमाणु जब होता है तो उससे अग्नि निकलती है, तो अग्नि तो उसमें है ही, इंटरनेट है। जल है, जल का एक, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, जल का एक गुण बंध कर्म है। बंधन माने वो एक दूसरे को जोड़ता है, तो अगर न जोड़े हो तो परमाणु इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, प्रोटॉन भाग जाएगा नहीं, और परमाणु स्वयं भाग जाए ना। तो परमाणु अपने को सबको रोके हुए है, ये बंध कर्म से है, तो जल है। और पृथ्वी, तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी तो है। पृथ्वी माने उसके जो भी आपका मूर्त रूप है वो पृथ्वी का रूप है, जो भी मूर्त उसका आकार का फाइनली रूप है वो पृथ्वी का रूप है, उसमें सारी चीज समाहित है। तो इसलिए उन्होंने इसको कहा गंध की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी महाभूत है, घनत्व होता है, उसी का वाष्पीकरण हो सकता है, गंध की उत्पत्ति होती है। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये पंच, जब हम परमाणु को कहते हैं कि पंच भौतिक है, यानी हम जब सब के लिए कह रहे हैं तो हमारा सब कुछ है। सबसे छोटा भी हमने बता दिया कि परमाणु तक है। उत्पत्ति के लिए स्पेस चाहिए, स्थिति में परिवर्तन जीवन है तो मोशन चाहिए, उत्पत्ति के लिए संगठन में विघटन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, ये एलिसिस होगी। फिर उसके बाद देखिए विघटन तत्व होगा तो फिर इंटीग्रेशन होगा, सिंथेसिस हो जाएगी, फिर संयोग विषय से आकार होगा, ये फॉर्म बनेगा, ये पृथ्वी हो जाएगी। तो पांचों तत्व जो है उसमें समाहित हैं, इसलिए आप इसको पढ़िए और मनन करिए। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम संस्था तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्य बुद्धेयम पितामह। पितामह ब्रह्मा है हमारे। हेतु तीन है, देखिए हमेशा समझिए, हेतु है, लिंग है, औषध है, तीन। हेतु क्या है? हेतु माने रीजन, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज। ये बीमारी आई या ये चीज आया, तो ये क्या है, क्यों बीमारी, क्यों, इसका कारण क्या है। और लिंग क्या है, ये क्या उसका सिम्टम क्या आए हैं, तो सिम्टम, तो जो बीमार कोई भी लेके आएगा तो
तो वो क्या आएगा, लिंग सूत्र को लेके आएगा। वो कहेगा कि मुझे बुखार है, वो कहेगा मुझे खांसी आती है, तो ये उसका वो बता रहा है कि आपको वो लिंग सूत्र बता रहा है। वो कह रहा है कि हमारा सिम्टम ये है, आपको क्या करना है, हेतु और ज्ञान, हेतु सूत्र और ज्ञान सूत्र आपको, तो ये है हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध ज्ञान सूत्र। ये स्वस्थातुर परिणाम, ये हमारा आयुर्वेद क्या है, स्वस्थ और आतुर माने स्वस्थ माने स्वस्थ व्यक्ति, आतुर माने रोगी, रोगी दोनों को पारायण, दोनों को के लिए कल्याणकारी है। त्रिसूत्रम, 3 सूत्र हैं, वही हेतु लिंग औषध ज्ञान। त्रिसूत्रम अशाश्वत है, यह शाश्वत है, हमसे पहले भी था, हमारे समय में भी है, हमारे बाद भी रहेगा। और पुण्यम है, पुण्यकारी इसलिए है कि कल्याणकारी है, यह स्वस्थ को भी स्वस्थ रखने की बात कर रहा है और रोगी को भी निरोग करने की बात कर रहा है, इसलिए पुण्य है। मुविधे एवं पितामह, पितामह ब्रह्मा ने इसको साक्षात किया था, उसको पढ़ा नहीं था। पितामह ब्रह्मा मुविधे, इसलिए कहा गया कि आयुर्वेद ये मानता है, भारतीय दर्शन ये मानता है कि ऋषियों मंत्र दृष्टा है, ऋषि मंत्र दृष्टा है, ऋषियों ने मंत्र को देखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पढ़ा हो, मंत्र को देखा, मंत्र का साक्षात अनुभूत किया। वैसे ही पितामह ब्रह्मा ने इसको, इस आयुर्वेद ज्ञान को स्वयं जाना, आत्मसात किया। ठीक, हेतु सूत्र। अब हेतु सूत्र में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखिए, काल असाध में इंद्रिय संयोग कर्म, इसको धीरे धीरे समझिए, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काल जो है, काल समाप्त नहीं होता। काल को ये कहा गया, आगे पढ़ेंगे आगे, कि काल जो है जब जन्म मरण के बंधन से भी अलग हो जाते हैं, यानी जन्म के बाद मृत्यु होती है, तब भी काल समाप्त नहीं होता, वो काल आपके साथ रहता है। अगर आत्मा को माना जाए कि आत्मा साथ रहती है, क्योंकि आत्मा का क्षरण इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अगर आत्मा को द्रव्य आप मान लें और आत्मा को गीता की आत्मा से डिफरेंट माने, गीता में तो आत्मा न जायते मृते व कदाचन नायम भूता भवता व न भूय, वहां तो न जायते है न मृते है, न जन्म लेती है न मरती है, तो वहां तो अलग है। लेकिन हमारा जो है, अगर हम इसको द्रव्य के रूप में माने तो द्रव्य का भी एक समय है। तो अगर इसको इस रूप में माने, मैं अभी इसको बहुत इस पर व्याख्या नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं केवल कि अगर हम आत्मा को ये माने कि आत्मा 1000 साल की है, 2000 साल की है, तो 2000 साल में शरीर तो 100 वर्ष का मैक्सिमम है, तो 100 वर्ष में 2000 साल तो बहुत बार होंगे। तो आत्मा को, वो शरीर को तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने हमारी ओरिजिनल आत्मा कहाँ है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि तो मर चुका है। तो इसीलिए उसको वहां पर कहा गया था अनुबंध, और इसीलिए उसको कहा गया कि आत्मा के साथ काल रहता है, काल हमेशा आपके, और काल की वजह से ही आपको ऋतुओं ज्ञान होगा। काल ही आपको बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था और ओल्ड एज भी करेगा, और अंत में जो एक देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, कहा ना कि जैसे देह में बाल्यावस्था है, युवावस्था है, जरावस्था है, वैसे ही मृत्यु है। तो उन्होंने कहा, ये भारतीय दर्शन और चाइनीज दर्शन दोनों मानते थे कि यह जो हमारा जीवन काल है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ विवाहावस्था है, मालूम नहीं पड़ता। वृद्धावस्था, फिर आपको एक अवस्था आती, वृद्धावस्था आती है, और अंत में उसकी अंतिम अवस्था मृत्यु है। तो वो उन्होंने कहा काल नष्ट नहीं होता, काल उसके साथ जुड़ता है। गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात, सब इन्हीं ऋतुओं के लिए यही उत्तरदायी है। क्यों? इसके सूक्ष्म से युग तक, एक सूक्ष्म है, एक सेकंड्स में आप उसको माप सकते हैं और युगों तक इसको माप सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काल ही, इस काल के आधार पर ही हमारा, अगर हम इस काल का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम समय से, हमको पानी पीना है, पानी नहीं पीते हैं, अगर हम समय से खाना नहीं खाते हैं, तो हम काल की उपेक्षा कर रहे हैं ना। तो ये शाश्वत है कि काल की उपेक्षा नहीं करेंगे। क्यों? वायु, आगे पढ़ेंगे, वायु और मन ये मिल करके, और काल,
तीनों मिलकर के आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अग्नि का जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा बाद का है, सबसे अधिक वायु। जो मैं बोल रहा हूं ये वायु की वजह से है। मैं आपको अच्छा बोल रहा हूं अगर तो वायु की वजह से, खराब बोल रहा हूं तो वायु की वजह से। आप कितना ग्रहण कर रहे हैं ये आपकी अग्नि की वजह से है। एक्सेप्टेंस आपका क्या है, तो ये अग्नि है आपके अंदर। और काल आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। काल की अपेक्षा अगर आपने किया है तो आपके लिए हित कर नहीं है, काल की अपेक्षा मैंने किया है तो हित कर नहीं है। तो यानी सब काम जो आपके काल का है वही काल का ही परिणाम को निर्धारित कर रहा है। वही बताता है कि आपको भोजन की भूख लगी हुई है, वही कहता है कि आपको यूरिन के लिए जाना है, तो वही कहता है कि नहीं पानी पी लीजिए। वो जब नहीं करते हैं तो एक समय है वृद्धावस्था वो आती है, लेकिन एक समय में आप अगर काल की अपेक्षा कर रहे हैं तो शायद वृद्धावस्था पहले आ जाए। तो वही इन्होंने कहा कि काल। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, मतलब सात माने क्या हुआ, कोहेजन होना चाहिए। अगर सारे जो आपके इंद्रिय माने, इंद्रियार्थ माने क्या है, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय। जो यहाँ जब अर्थ की बात करेंगे इंद्रियार्थ, अर्थ का अर्थ यहाँ पर अर्थ नहीं है, अर्थ माने विषय। इंद्रियों के विषय क्या है, हम लोग कैसे जानते हैं, हम जानते हैं शब्द, शब्द कोई हुआ हमने कान से सुना, स्पर्श हुआ हमने छुआ, रूप हुआ हमने देखा, रस हुआ हमने जबान से टेस्ट किया, और गंध हमने से किया। यही इंद्रियां हैं हमारी जो हमको प्रकृति के साथ जोड़ती हैं और वो बताती हैं। और यही जो है हमारे मन जो है, मन को अंतःकरण कहा गया है। अंतःकरण माने अंतः, जो अंतर है, अंदर स्थित है करण, करण माने इंद्रियां। तो करण जो है, करण भी इंद्रियों कहते हैं, ध्यान रखिए, करण भी इंद्रियों कहते हैं। अंतःकरण माने मन, लेकिन अंतःकरण माने जो इंद्रियां अंदर बैठी हुई है, इसलिए कि मन इंद्रियों का कंट्रोलर है। तो असात्म माने कोहेजन, यानी एक दूसरे के साथ तादात्म्य। अगर तादात्म्य नहीं है तो ये ऐसा इंद्रियार्थ संयोग आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, यानी बीमार अवस्था में ले जा रहा है। कैसे, अब आप देखिए आगे कहीं दिया होगा कि हमारे उसमें जो है इस काल को, इस असात में इंद्रियार्थ संयोग को, और वो आगे कर्म भी है, देखिए कर्म भी होगा। ये काल, असात, इंद्रियार्थ संयोग और कर्म, तीन के वजह से ही हमको सारी बीमारियां या तो होंगी या हम स्वस्थ रहेंगे। देखिए आगे इसी को बताए, तो काल ये हो गया, असात इंद्रियार्थ संयोग हो गया। असात माने क्या हुआ, जो हम जिस इंद्रिय से हमको जो संयोग करना है प्रकृति के साथ, उसका हम कोहेजन नहीं रखते, यानी हम या तो अधिक देखते हैं या कम देखते हैं या देखते ही नहीं। तो तीनों चीज गलत है। पढ़ने का समय है, पढ़ना है हमको, पढ़ने का नहीं समय, पढ़ने का नहीं समय है तो पढ़ना नहीं है, सोने के समय तो सोना। ये जो इंद्रियों का विषय है, जिसमें जो काम करना है उसके साथ हमारा साथ में होना चाहिए, बस ये उसका आधार है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, एक साथ दो काम आप कर रहे हो तो जो आपका मन है या ब्रेन आपका फंक्शनल नहीं होगा उस समय। तो इसलिए इंद्रियों का साथ में स्वरूप, मतलब देखने का काम है, देख रहे हो और उसी समय खाना खा रहे हो, तो हो सकता है कि खाना जो है आप सही ठीक से खा ही नहीं पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। कई चीजों को जो इंद्रियों, तो ये नहीं, इसको इंद्रियार्थ संयोग को असात में बोलते हैं, क्योंकि ये संयोग है लेकिन इंद्रियों का अलग उपयोग, सही उपयोग नहीं है, ये कोहेसिवनेस नहीं है, बल्कि डिफरेंट है। एक्यूप्रेशर समवायी है, समवायी इसलिए है क्योंकि सबको एक साथ लेके चल रहा है। असात मैंने आत्मा संग मिलाकर रहना नितांत आवश्यक है, साथ में होगा, अगर नहीं तो असात में हो जाएगा। कर्म, अब तीसरा उसका कर्म है, यानी कर्म जो है, कर्म डिसाइड करता है कि आप कैसे, जो कर्म आपका
देखिए दैनिक आहार है, विहार है, व्यायाम है, दिनचर्या है, ये सब आपका डिसाइड करती है, ये कर्म है आपके। आपको सवेरे जगना है, आप नहीं जग रहे हैं, आपको सवेरे ये काम करना, व्यायाम करना, नहीं कर रहे हैं, तो ये जो दिनचर्या आपकी है वो डिसाइड करेगी, वो आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आप क्या होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं कर्मों के माध्यम से भाई कर्म, यही अगर यही चीज, आपका शरीर भी तो कर्म कर रहा है, रस से रक्त बना रहा है, रक्त से मांस बना रहा है, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी निर्मित हो रहे हैं। तो यानी सब अगर अपने हिसाब से कर्म नहीं करें तो आपको बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए कहा कर्म का भी बहुत ही योगदान है आपके बीमारी के होने और न होने। इसलिए उन्होंने कहा कि काल, असात्म, इंद्रियार्थ संयोग और कर्म, इन तीनों का आपके हेतु के लिए, हेतु सूत्र जो नहीं है, हेतु सूत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि कारण यही होते हैं। प्रज्ञापराध, अब प्रज्ञापराध को आप लोग थोड़ा समझ बता दें, बाद में मन वाले बताएंगे। देखिए प्रज्ञापराध माने हुआ जब आपने कोई चीज सोचा, एक आपका बाहरी मन है और एक अंदर मन है, तो दोनों मन जो है, देखिए उसमें आप बायोलॉजी में आएंगे तो कोर्टिकल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, सारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस सब है। लेकिन हम वैसे बता रहे हैं, जब आप संतुलन नहीं लाएंगे जीवन में तो क्या होगा कि कोई चीज अधिक हो जाएगी। इसको इस तरह समझिए, दर्शन विचार है। प्रज्ञापराध माने जो आप कोई चीज करें लेकिन आप मन से उसको जुड़ाव न रखें। आप कर तो रहे हैं लेकिन मन से जुड़ाव नहीं रख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको अंदर से ये महसूस हो सकता है कि मैंने कोई अपराध किया है। आपको मित्र ने, किसी ने बुलाया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा रिलेवेंस है, थोड़ा सा बुलाया, आपको बहुत अच्छा मित्र है, आपकी अच्छी फ्रेंड है, आपका मन कर रहा जाने का, लेकिन आप कोई छोटी सी गलती त्रुटि जिनकी वजह से या कोई कारण जिनकी वजह से उनका जाना रोक दे रहे हैं, ठीक है, रुक गया। कल आपको ये लग सकता है कि मैंने अपराध किया है उसके साथ। ये जो अपराध है वो मन में, ये बाहरी नहीं दिखाई पड़ता, ये मन में, अंतर्मन उसको स्वीकार करता है, अंतर्मन ये मानता है कि कहीं, फिर क्या होता है, इससे वो सब जुड़ी होती है क्या, धैर्य। देखिए धैर्य, धरती माने क्या है, आप बॉडी, शरीर के साथ साथ संतुलन बनाइए। मेमोरी धरती है। देखिए जैसे हम सब, अगर पूरा दर्शन सबको जोड़ दीजिए, धरती है, क्षमा, तमोस्तयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, और धीर, विद्या, सत्य, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। धर्म के जो लक्षण 10 कहे गए हैं उसमें धृति भी है, धैर्य धारण करना, संतुलन बनाना। अगर आप अचानक ही कोई आया, उसने कहा 5 मिनट, मैं 12:05 में आऊंगा, आपने मन ने बना लिया कि भाई ठीक है, वो 12:10 पे आया, उतनी देर में आपका जो है संतुलन नहीं बना शरीर का, आपने उतनी देर में आपका शरीर, आपका मन सब टेंशन में आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर माने बीपी बढ़ गया। ये धैर्य ये है संतुलन। आपको संतुलन माने 12 बज के है, कोई कारण हो गया होगा, 5 मिनट लेट हो गया, तो ये धैर्य, इससे धैर्य आपका छूटता है। क्षमा, अब देखिए मेमोरी क्या है, मेमोरी भी उसे जुड़ा हुआ है। क्यों? जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो शरीर आपका गर्म होता जाएगा। गर्म माने आपके ब्रेन में कहीं टिश्यू कोई नष्ट होते जाएंगे, ये भी तो हो सकता है, तो वो स्मृति जो है आपकी लोप होने लगेगी। चिंतन, विचार करना, ये सब उसी के है। अब धी माने बुद्धि, तो ये सब जो मन के, जो धर्म के जो लक्षण, वही इसमें भी जुड़े हुए हैं। इन धर्म से आप विरत हो जाएंगे। और ये क्या है, इसमें धी में क्या है, बुद्धि है। बुद्धि भी आपका, बुद्धि भी नष्ट होगी, आपका धैर्य भी नष्ट होगा, आपकी मेमोरी भी नष्ट होगी और आपकी बुद्धि भी नष्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसी को, इस प्रज्ञापराध के कारण जो आपको मन में लगेगा, आपको ये काम नहीं करना था, आपने काम कर लिया, कर तो लिया, कर लेने का उत्साह रहा होगा, क्षणिक उत्साह था, लेकिन जैसे आप करेंगे तो आपको तुरंत प्रज्ञापराध जो है, मन
संताप में जाएगा। आप कहेंगे मैंने ये काम गलत किया, लेकिन 4 दिन बाद कहेंगे तो उस समय तक आपके ये सब कारण की वजह से हम भूल जाएंगे। तो हमारी क्या होगी, धारण, शरीर में जो शरीर क्या करता है, शरीर बहुत चीजों को एक्सेप्ट करता है, उनको मन में लाता है, रोकता है, विचार करता है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो धीरे धीरे हमारी मेमोरी, धीरे धीरे हमारा धैर्य, संतुलन की बात कर रहे हैं ना, संतुलन नष्ट होगा, मेमोरी नष्ट होगी, और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि में सब आता है, हम अच्छे विचार नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह सोच नहीं पाएंगे, अच्छी तरह पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छी तरह हमको जो है कहेंगे कि हमको समझ ही नहीं आ रहा। तो ये सब धीरे धीरे आपकी नष्ट होगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रज्ञापराध से बचिए। ठीक, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जा रहा है, 2 दिन नहीं। लिंग सूत्र है, यही महत्वपूर्ण है, इसको बता दूं थोड़ा सा बस आपको, फिर तो आगे हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, ये क्योंकि लंबा है ना, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाना जरूरी है। आप विचार देखिए, आयुर्वेद एक वो तो कहीं याद करने की विषय है, कहीं कहीं याद करना पड़ेगा उसमें, चाइनीज में। ये मन का विषय है, इसमें मन महत्वपूर्ण है। तो आयुर्वेद जो है मन का विषय है, और इसको मन के साथ जोड़ेंगे, जितना आप मन के साथ जोड़ेंगे उतना आपको आनंद आएगा। ये आनंद का विषय है, मन के आनंद का विषय है, तो इसलिए आयुर्वेद को जोड़िए। लिंग सूत्र, अब यही महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या क्या भाई, क्यों, वही तो बता रहा है कि भाई क्या है। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट इसमें मैं बोलूंगा, तो आप लोग उसको कहीं नोट कर सकते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा या आप सुन लीजिएगा, उसको वही प्रकट करें या ना करें। लेकिन देखिए पूर्व रूप क्या है, इनमें 5 दशाएं लिखी गई है, पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति। उपशय अनुपशय में जो इसमें लिखा हुआ है बस थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बताऊंगा। पूर्व रूप वही है। पूर्व रूप माने जो हमारा आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम टेस्ट कराते हैं, कि ब्लड टेस्ट कराएं, तो केमिकल रिएक्शंस पहले हो चुके होते हैं और आपके शरीर में परिवर्तन हो चुके होते हैं, लेकिन हम लोग उसको जान नहीं पाते। ठीक, जब हम टेस्ट कराते हैं तो पूर्व रूप हो चुका होता है, जब रूप में होता है तो हमको मालूम पड़ता है, क्योंकि सेल के आस कोई भी जो डैमेज करने वाला है, चाहे वो हमारे अपने ही शरीर के तत्व हो वो, या शरीर के बाहर के, तो वो सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों जगह इकट्ठे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो परिवर्तन लाते रहते हैं। सेल को तब तक तकलीफ नहीं होती जब तक सेल अपने काम को करता रहता है, लेकिन जब सेल के काम को करने में प्रॉब्लम होती है तो उसका लक्षण प्रकट होता है, कहीं दर्द के रूप में, कहीं प्रकट, कोई प्रकटीकरण किसी न किसी रूप में होता है। तो पूर्व माने अभी प्रकटीकरण नहीं हुआ है, तो ये रोग की पहली स्थिति है। पूर्व रूप, अनमैनिफेस्टेड, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, ना आपको लक्षण आएंगे ना होगा, लेकिन ये रोग जन्म ले चुका है, ये पूर्व रूप हो गया। रूप बहुत क्लियर है, जब रोगी में लक्षण प्रकट हो जाए कि भाई उनको फुंसी हो गई, भ्रूण लाल होने लगा, तो उन्होंने कहा भाई ये रूप है, तो ये रूप मैनिफेस्टेशन है। उपशय और अनुपशय को थोड़ा सा हल्का से समझ लीजिए बस। वो इसको इस पूर्व और रूप के टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये कोई दशा नहीं है, बल्कि ये उपशय और अनुपशय टेस्टिंग है, टेस्टिंग ऑफ रूप। कैसे, उपशय में क्या होता है, मैनिफेस्टेशन हुआ, अब हम लोगों ने क्या कहा, आयुर्वेद ने क्या कहा, आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, तो आयुर्वेद ने कहा कि भाई हम कैसे जाने कि ये जो मैनिफेस्टेशन हुआ है ये किस रोग के कारण हुआ है। तो उन्होंने उसके लिए एक, तो औषधि कर रहे थे, हम तो औषधि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो औषधि कर रहे थे, वो औषधि कर रहे थे, अन्न कर रहे थे, विहार, इन सबको औषधि, अन्न, विहार, 3 चीजें थी। औषध दे रहे हैं, भोजन क्या लेना है आपको, और आपको टहलना है, दौड़ना है, कूदना, ये बताते थे। ठीक, तो इन पे उन्होंने क्या किया, उपशय माने क्या हुआ कि जब ये लक्षण प्रकट होने लगे तो उनका इसकी टेस्ट तो कर लो। उनके पास तो केमिकल लैब थी नहीं, जैसे आज हमारे पास है पैथोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि हम इसको इस रोग के नष्ट करने वाले रोग औषधि देंगे, इस रोग को नष्ट करने वाले अन्न देंगे, इस रोग को नष्ट करने वाले विहार देंगे। मतलब
इस रोग के विपरीत जो हो उसको हम देंगे। अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो क्या इससे रोग घटना चाहिए? तो रोग अगर घटा तो उन्होंने जान लिया कि वर्चुअली रूप सही है, यानी रूप जो है जो मैनिफेस्ट कर रहा है और जिस रोग को हम समझ रहे हैं कि ये रोग है, तो उसको उन्होंने उपशय के माध्यम से ये तय कर लिया कि औषध दिया, अन्न दिया, विहार दिया, इन सब से जो उसका यूज किया और कहा कि जो कारण के विपरीत है, जो व्याधि रोग के विपरीत है, जो रोग के कारण के विपरीत है, जो रोग के विपरीत है, ऐसे हम कोई औषध दें और अन्न देंगे और विहार देंगे तो इससे क्या होगा, वो रूप कम हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि जो बीमारी हुई थी हमारे हिसाब से वो सही है, वो लक्षण सही है। ये इसको उपशय कहते हैं। अनुपशय जस्ट उल्टा। अनुपशय माने अगर हमको मालूम है कि रूप कोई बीमारी है और उसको मैनिफेस्टेशन को हम समझ रहे हैं कि ये सपोज हम जॉन्डिस समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जॉन्डिस के समर्थन वाली चीजें देंगे, औषध देंगे, अन्न देंगे, विहार देंगे, तो इससे वो बढ़नी चाहिए, तो वो जो रूप है वो और बढ़ जाएगा। जैसे एग्रीवेट हो जाएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि वर्चुअली जो हमारा रूप का मैनिफेस्टेशन था, जो रोग हम समझ रहे थे, वो सही है। ठीक, तो रूप माने रूप को ही जानकारी करने के लिए उपशय और अनुपशय का सहारा लिया गया और इसको औषधि और अन्य विहार का एक में उल्टा दिया गया, तो उससे रूप घट गया, तो वो समझ गया कि रूप सही था, यानी लक्षण सही था। और अनुपशय में उसको बढ़ाने के लिए, एग्रीवेट करने के लिए दे दिया गया कोई चीज, तो उससे चीजें क्या हो गई, बढ़ गई, तो समझ गए कि रूप सही था। तो अब उन्होंने क्या किया, तुरंत कह देंगे अब बढ़ाने वाला हो गया, अब घटा दे, अब तो हमको उसको खत्म करना है। संप्राप्ति, टोटल एक्सपोजर, ये बिल्कुल सही है। संपूर्ण रूप से जब लक्षण प्रकट हो जाए तो ये और उसके और प्रमाण मिलने लगे, है ना, पैमाने उसके अलग हो सकते हैं, तो जो लक्षण और भी होगा ये संप्राप्ति टोटल, तो इस रूप में उन्होंने पूरे इसको। ठीक, फिर द्रव्य सूत्र, ये दोष सामक, धातु प्रकोपक, अस्वस्थ हितकारक, तीन उन्होंने इसको यूज किया। ठीक, तो आप बस तीनों को बस थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ अधिक है नहीं। कि दोष हम मानते थे ना कि वात पित्त कफ है, तो ये जो वात बढ़ा है तो वात की घटा दीजिए, पित्त बढ़ा है तो पित्त घटा दीजिए, कफ बढ़ा है तो कफ, तो उनको दोष शमन, दोष को शमन करने वाली जो है धातु प्रकोपक, धातुओं को क्या हुआ, धातुओं को संतुलित करने के लिए धातु को, एक तो उन्होंने देखा कि धातु अगर ये प्रकोपक है तो वो औषधियों को भी जानना जरूरी है। कौन सी, देखिए संतुलित करने की जहां जानकारी चाहिए, वहां पर प्रकोपक माने धातु को बढ़ाने वाला भी कोई, मतलब किसी धातु की कमी है, अगर कोई धातु की हम कमी, हम देखें कि हमारा रस कम हो रहा है तो रस को हमको बढ़ाना है, तो रस को बढ़ा दें, रस को कम करना है तो संतुलित कर दें, तो यानी धातु प्रकोपक में दोनों शामिल है, बढ़ाना और घटाना दोनों, यानी संतुलित करना। और तीसरा स्वस्थ हितकारक, अब हम ये कहें कि भाई ठीक है हम स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे इस हित में, हमारे शरीर के हिसाब से हमको क्या क्या यूज करना चाहिए, वो जो औषधियां हम यूज करते हैं वो हमारी स्वस्थ हितकारक औषधियां हैं। तो ये इस रूप में इन्होंने देखिए बहुत बढ़िया ये उसको बना के दिया हुआ है। तो ये हमारा, अब अभी हम लोग का समय है, अभी हम लोग आगे चलेंगे। तो ये तो खैर इसमें तमाम वो है, बहुत अधिक। देखिए इसमें मैं 15वां पॉइंट पढ़िए जरा, देखिए थोड़ा सा बता दूं आपको, अब आत्मा पढ़ेंगे बाद में चल के। आत्मा देखिए, आत्मा का परिचय है, निर्विकार परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यत ही क्रिया, क्योंकि उसको निर्विकार कहा, पर पर भी कहा, पर स आत्मा, वो आत्मा क्या है, पर है, और
परस्तत्व नहीं, सत्व, सत्व लिखा होगा, सत्व निर्विकार है, परस्तत्व सत्व, पर सत्व, सत्व कहा गया, सत्व, सत्य यहाँ देखिए है, पर है, और आत्मा क्या है, सत्व है। सत्व क्या है, मन और भूत और गुण, शब्द स्पर्श वाला जो गुण है, और इंद्रियों में साथ ही चैतन्य, सब में कारण है, यही चैतन्य में कारण है, मतलब सब में है ये मन भूत गुण में, सत्व माने मन, भूत माने वही जो भूत, हमारे भूत के गुण जो है, हम लोग कह रहे हैं ना भूत गुण क्या, शब्द स्पर्श रूप, यही जो बोल रहे हैं भूत, भूत को गुण कहा गया है, तो भूत गुण शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये इंद्रिय और इंद्रियों में साथ ही चैतन्य में कारण है, सब में कारण माने दिस इज द रीजन, इस आत्मा की वजह से ही सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। ये क्या है, ये कारण है, और नित्य है, ये नित्य है, मतलब कभी नष्ट नहीं होता, यहाँ मैंने कह दिया नित्य नहीं हो, मतलब नित्य है, अनित्य नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होता, दृष्टा है, ये देखने वाला है, पश्चात ही क्रिया, और ये क्या सब क्रियाओं को देखता है, एक जगह स्थिर है लेकिन सबको देखता है, यानी यही हमारा मन के आत्मा जो है, मन के माध्यम से ये सब में है, निर्विकार तो है, लेकिन यह मन में, भूत गुणों में, इंद्रियों में, सब में पूरा है, लेकिन यह कंट्रोल सबको कर रहा है, और चेतना में, चेतना का कारण यही है, इसी की वजह से चेतना है, अगर ये ना हो तो चेतना नहीं रहेगी, तब हम जीवित नहीं रहेंगे, और ये क्या होगा, दृष्टा है, दृष्टा माने देखने वाला, तो दृष्टा माने किसको कहा गया, जैसे ईश्वर को दृष्टा कहा गया, वैसे आत्मा को दृष्टा कहा गया, और कहा गया कि आत्मा ही देखती है और सब सारी क्रियाओं को कराती है, खुद नहीं करती, वो है ना, बिन, वो रामचरितमानस वाला है कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ोगी, तो वही है, खुद नाम में काम करती, मन से काम कराती है, खुद बैठी रहती है आराम से, सबको देखती है, सबका ऑब्जर्वेशन करती है, तो वो है अध्यक्ष की तरह है, जैसे अध्यक्ष कोई काम ना करे और कहीं भी हमारे सीईओ साहब देखेंगे, तो वैसे ही है आत्मा स्वयं जो है, तो आत्मा का परिचय आगे चल के हम लोग जब आत्मा पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। अब देखिए कुछ द्रव्य, हम बात करेंगे, द्रव्यों का कुछ भेद है। देखिए द्रव्यों में, अब द्रव्य तीन तरह की कहा गया, एक जांगम, माने जांगम कहा गया कि जो चल रहे हैं वो जांगम द्रव्य है, ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं हम लोग जांगम द्रव्य है, तो जांगम माने जंगल नहीं, जांगम माने चलने वाले, तो चलने वाले जो पशु है, पक्षी सब है, इनको जांगम द्रव्य, इस तरह के जांगम द्रव्य है, ठीक है, इनके जो द्रव्य होंगे, इनके मतलब इनके बेसिस पे जो द्रव्य होंगे वो, और इसी के अंतर्गत अब इसी में जांगम में जरायुज भी आ गया, अंडज स्वेदज सब आ जाएंगे, मतलब सारे द्रव्य इसमें आ जाएंगे। अब चलिए दूसरा क्या होगा, औद्भिद, औद्भिद का क्या होगा, जो भूमि के भीतर से पैदा होते हैं वो उद्भिद है, ठीक है, जैसे पत्र है, पुष्प है, त्वचा है, वो नहीं मूल है, तो अंतःसार भाग जो भी है, जो भूमि के भीतर से पैदा होते हैं वो उनको कहते हैं। पार्थिव जो पृथ्वी के खानों से निकलते हैं वो है, तो तीन तरह के हुए ना, एक जांगम, एक अद्भुत, एक पार्थिव, तो पार्थिव माने पृथ्वी से उत्पन्न जो है, खानों से उत्पन्न है, उद्भिद माने जो भूमि के भीतर से उत्पन्न है, और जांगम जो चलते फिरने वाले हैं, तो उन्हीं को इन्होंने अपना कहा। अब औद्भिद का उन्होंने देखे वर्णन किया है, ये औषध द्रव्य 4 प्रकार के हैं। अब इसको थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि ये कभी कभी प्रश्न के रूप में आ जाता है। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। अभी हम लोगों ने देखे कंफ्यूजन रहा होगा, हम लोग औषध सबको कहते थे, देखिए इसमें वनस्पति क्या है, जो बिना पुष्प बिना फूल आए हुए फल सीधे दे दे, वो वनस्पति है। जिसमें वनस्पति में जिसमें कोई पुष्प दर्शन नहीं होता, मतलब पहले फूल आना चाहिए ना, तब फल आना चाहिए, इसमें वनस्पति में फूल नहीं आएगा, फल होगा। गूलर में फूल नहीं होता, तो गूलर में वनस्पति कही जाएगी। विरुद्ध, अब वानस्पति देखिए, वनस्पति और वानस्पत्य दोनों में अंतर है। देखिए जिसमें फूल
लगे और तब फल दे वो वानस्पत्य है। आम, केला, ये हो गया वानस्पति। तो वनस्पति में फूल नहीं आया, फल आया गूलर। वानस्पत्य में फूल भी आया, फल आया आम। ये सब वो है। अब औषधि देखिए, औषधि क्या है? औषधि देखो, जिसको हम लोग औषधि के बोलते हैं ना, औषधि ना, फलों के पकने पर जिनका विनाश हो जाता है वो। अब देख कैसे, जैसे गेहूं जौ चना क्या करते हैं, ये जैसे ही डेवलप होते हैं वैसे उनका कलर बदल जाता है, वो नष्ट होने लगते हैं, मतलब अपने रूप में नष्ट होने लगते हैं, फिर वो दूसरे खत्म हो जाते हैं। वो जो है फल पकने के साथ वो सूख जाती है, उनको कहते हैं। तो ये औषधि जो है ये है, कौन है? गेहूं जौ चना, ये है समूल फल। जैसे देखिए, कहते नहीं कि अभी गेहूं पका नहीं है, तो गेहूं पका तो पूरी सूख गई तो गेहूं बन गया। तो ये औषधि है। और जो लता बितान वालों को बीरुथ कहते हैं, जो जिसमें गिलो वगैरह जो लता वगैरह होती है उनको कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, वनस्पति को हम लोग समझते हैं कुछ उल्टा ना, वानस्पत्य है, जिसमें दोनों चीजें होती हैं। वो है कि फूल भी हो फल भी हो, वानस्पत्य है। वनस्पति माने जिसमें पुष्प दर्शन हो ही नहीं, मतलब फूल लगे नहीं, सीधे फल आ जाए। और विरुद्ध माने जो लता गुल्म हो, और औषधि माने जो जो फल के पके पर नष्ट हो जाए, पहले ओरिजिनल नष्ट हो चुके हो, और तब पहले उसका ग्रीन होती है, सब सारे ग्रीन होते हैं पौधे, और पौधे जब हो जाते हैं तो उसका कलर बदल जाता है, और कलर बदलने के बाद वो गिर जाते हैं, अंत में टूट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो जो है उसको कहते हैं औषधि। तो इस तरह इसको, ये वाला इसका एक रूप है। फिर इसमें जो है औषधि हो गया, बस ये वाला जो है चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। आयुर्वेद के 6 घटक। अभी समय है, अभी समय है धनंजय? सर मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एम के यादव जी। अच्छा, 4 देख लीजिए, 15 मिनट पढ़ा सकते हैं। नहीं आगे नहीं, अब इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं। सर प्रणाम सर। सर प्रणाम प्रणाम सर जी। आज थोड़ा लेट हो गया सर, सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो ज्वाइन करने में। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। रिकॉर्डिंग तो आएगी, तो देखिए ये जी अब हम लोग आयुर्वेद के 6 घटक पे आएंगे। तो जी बस केवल एक संक्षिप्त में एक सा घटक का बता दूं, आगे पढ़ाएंगे। हम लोग कह रहे थे ना कि पंच महाभूत, फिर हम लोगों ने कहा कि त्रिसूत्र, फिर हम लोगों ने कहा कि 6 घटक, हम लोगों ने कहा कि 9 द्रव्य, 10 द्रव्य का सिद्धांत। तो हमारे पास ये अंक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आयुर्वेद के 6 घटक माने ये 6 फैक्टर्स कौन कौन से है। जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो नॉर्मली कहीं डिफाइन नहीं है कि द्रव्य क्या है। मैटर, साइंस में भी कहते हैं, मैटर को डिफाइन नहीं करता, यहाँ दिखाया गया है, यहाँ डिफाइन किया गया है कि क्यों कोई द्रव्य, हम जो द्रव्य कह रहे हैं वो द्रव्य है क्या। अगर हम द्रव्य है तो हमारे द्रव्य में क्या होना चाहिए। तो द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये हमारे 6 घटक हैं। तो उन घटक की चर्चा हम लोग करेंगे, तब हम लोग आगे चल करके ये समझ जाएंगे कि हम द्रव्य की बात जब करते हैं, द्रव्य में होना क्या चाहिए। व्हाट इज मैटर। मैटर ये नहीं, मैटर शुड बी डिफाइंड। तो वो मैटर क्या होना चाहिए उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, मैटर को समझेंगे और 6 घटक को चर्चा करेंगे। तब हम लोग आ जाएंगे कि आयुर्वेद के जो दशोत्पत्ति सिद्धांत है वो क्या है, वो सिद्धांत क्या है। तो हम लोग जो है